अस्सलाम वालेकुम। जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी बेटा, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इनबॉक्स में अपने अपने रोल नंबर मार्क कर दीजिएगा। नाम नहीं लिखने, अपने रोल नंबर आपने लिखने हैं यहाँ पे, ताकि मैं अटेंडेंस मार्क कर सकूँ आप लोगों की। आप लोगों की BSN फर्स्ट ईयर है ना? ये 200014, ये कौन सा रोल नंबर है? 2000 रोल नंबर है आपका? आप लोगों ने अपने रोल नंबर ऐड करने हैं इसमें बेटा। 14th बच्चे हैं इसमें, प्लीज आप लोग अपने रोल नंबर ऐड करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपने रोल नंबर ऐड कर दें। ठीक है, मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उनके साथ टैली कर लूँगा। नो लेट्स स्टार्ट। वी आर डूइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आप लोगों के सामने स्क्रीन शो हो रही है। प्लीज़ इधर मैसेज टाइप कीजिएगा अगर आपके साथ आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज़ और स्क्रीन नज़र आ रही है? नहीं रहने दो, मैंने अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट बना लिया। वो नहीं चल रहा ना, मैंने जैसे बना लिया, कोई बात। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज बताए थे। ठीक है, जिसके अंदर ऑटो सम था, ठीक है, ये फार्मूले आपको बताए थे और आप लोगों ने कंप्यूटर लैब में जाके इसकी प्रैक्टिस भी की थी। ठीक है, अच्छा जी, आज हम कुछ और बेसिक्स फार्मूला देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ ज़्यादा क्लियर आए, इस वजह से मैं ना अपनी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग सिर्फ मेरी आवाज़ सुन सकें और स्क्रीन जो है वो देख सकें। ठीक है, आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट ओपन हुई है। ठीक है, इसके अंदर आप बेसिक फार्मूलाज देख चुके हैं। जो आज हमने बेसिक फार्मूला करने हैं उसके लिए मुझे कुछ पहले से कुछ डाटा ऐड करना पड़ेगा। अब मैं अपने कुछ सेल्स के अंदर डाटा ऐड कर लेता हूँ। लाइक 14 है, नहीं 14 नंबर कम नहीं होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ जी 15 है, 50 है, फिर उसके बाद मेरे पास 65 है। ठीक है, फिर 70 है, फिर उसके बाद मेरे पास 62 है, उसके बाद मेरे पास 45 है। ठीक है, फिर उसके बाद 82 हैं। ठीक है, अच्छा, ये कुछ नंबर्स मैंने आपके सामने स्क्रीन पे शो कर दिए हैं। ठीक है, देखिए, मैंने आपको ऑटो सम का बताया था। अगर हमने इसको ऑटो सम करना हो तो बहुत इजी है। ठीक है, आप एक एम्प्टी सेल लेके, ठीक है, उससे अपना कर्सर को ड्रैग करते हैं।
ठीक है, जहां तक आपने ऑटो सम करना हो वहां तक आप ऑटो सम कर सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये आपके सामने ऑटो सम हो गया। ठीक है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जरा क्लियर हो जाए। अच्छा, आपके सामने ये ऑटो सम हो गया। आज जो हमने फार्मूला करना है वो एवरेज का फार्मूला। एवरेज का फार्मूला करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, वो हम सारे देखेंगे। और इससे पहले हमने जो हमने फार्मूला किए थे प्लस के, सम के, माइनस, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवीजन। अच्छा, उन फार्मूलाज को भी ना करने के डिफरेंट तरीके हैं। हर इंसान अपने अपने तरीके से अपने अपनी नीड के मुताबिक उन फार्मूला को यूटिलाइज करता है। मैंने आपको एक बेसिक तरीका बता दिया था कि आपने फार्मूला को इस तरीके से यूज करना है, और वो मजीद 2-3 तरीके क्या हैं इन फार्मूलाज को यूज करने के, आज हम वो भी देखेंगे। और कुछ और नए फार्मूले हम अपने इस कोर्स में लेके आगे चलेंगे। ठीक है, इसमें ऑटो सम का आपको पता है सम करने का। आज हमने एवरेज का करना है। ठीक है, एवरेज नॉर्मली एवरेज और परसेंटेज एक दूसरे का अल्टरनेट है, लेकिन ये एक दूसरे एज पर नीड यूज किया जाता है। देखिए, अगर आपने अपनी क्लास में अपने कोई मार्क्स की एवरेज निकालनी हो तो वो आप परसेंटेज में बताते हैं। ठीक है, लाइक एवरेज का फार्मूला अप्लाई करने के लिए, कोई भी फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन ऐड करते हैं। इक्वल टू करूंगा मैं, उसके बाद मैं देखें एवरेज लिख रहा हूँ, AVER। जैसे मैं एवरेज लिखूंगा, देखें इससे रिलेटेड जितने फार्मूला होंगे, एवरेज, एवरेज एवरेज इफ, और इस तरह से एवरेज इफ, ये जितने फार्मूले हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। क्योंकि अभी हम बेसिक फार्मूला एवरेज देख रहे हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, आगे देखें स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर जिन नंबर्स की मैंने एवरेज लेनी है, मैं उन नंबर्स को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, जिस तरह हम ऑटो सम करते हुए सिलेक्ट करते थे। अब आप देख रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, E3 से स्टार्ट होके ये जा रहा है J3। J3 ये आपके सामने, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके जो कॉलम्स होते हैं वो आपके ABCD इस फॉर्म में आ रहे होते हैं, और जो आपकी रोज होती है 1 2 3 इस तरह से आ रही होती हैं। अब मेरा कॉलम जो है E3 आप देखें, ये फार्मूला के अंदर E3 ऐड हो गया जब मैंने इसको ड्रैग किया। और लास्ट कौन सा है, J3। देखें J3 आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब मैं अपनी स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर का साइन ऐड कर दूंगा। अब देखिए मेरे सामने ये परसेंटेज आ गया। आप इसको परसेंटेज क्या लें, एवरेज क्या लें, बहरहाल ये अभी एवरेज है, चूंकि इसके साथ परसेंटेज का साइन नहीं आ रहा। ठीक है, एक तो एवरेज का फार्मूला निकालने का ये तरीका है आपके सामने। क्या मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऑनलाइन है, मे भी कुछ बच्चों को समझ आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, ये देखिए मैं इस फार्मूला को खत्म करता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसको। मैं इक्वल टू का साइन मैंने ऐड किया, यहाँ पे मैंने मेंशन किया एवरेज। ठीक है, एवरेज के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ गई। कहाँ से कहाँ तक किस नंबर्स की मैंने एवरेज लेनी है बेटा, ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर का प्रेस किया, साइन बटन, तो आपके सामने 62.33 मेरे सामने एवरेज निकल आई। ठीक है, एवरेज निकालने का एक और तरीका यह है कि आप इक्वल टू का साइन दबाएं। ठीक है, इक्वल टू का साइन दबाएं और उसके बाद आपके जो टोटल मार्क्स हैं, ठीक है, टोटल जो आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनको आप टोटल मार्क्स के ऊपर डिवाइड कर दें। ये एक बेसिक एवरेज का फार्मूला होता है। ठीक है, अब ये देखें, ये मेरे सामने जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर डिवाइड का साइन ऐड करता हूं और इसमें मैं सॉरी ठीक है, 100 में से मार्क्स हैं 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 600। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास ये परसेंटेज निकल आई 0.2। आप कहेंगे ये 0.2 क्या परसेंटेज है। ठीक है, मैं यहां से परसेंटेज का बटन दबाता हूं तो ये देखें मेरे सामने क्या परसेंटेज निकल आई, मेरे ऑब्टेन्ड मार्क्स की, आउट ऑफ टोटल मार्क्स 62%। ठीक है,
मैं आपको ये दोनों चीज़ें दोबारा रिपीट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, एवरेज का फार्मूला निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये देखें मेरे मार्क्स हैं, ये समझ लें कि एक किस्म की मार्क्स शीट है। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ इंग्लिश है, इसको मैं कहता हूँ पाक स्टडी है, इसको मैं कहता हूँ मैथ है, इसको मैं कहता हूँ बायो है, इसको मैं कहता हूँ केमिस्ट्री है, इसको मैं कहता हूँ फिजिक्स है। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरे मार्क्स हैं और ये सब मेरे आउट ऑफ 100 हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एवरेज करने के लिए इक्वल टू करेंगे, आप उसके साथ एवरेज का टाइप करेंगे। ठीक है, और इस पर डबल क्लिक करेंगे और आपने रेंज जिन नंबर की एवरेज लेनी है उनको आप सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे, आपके सामने एवरेज निकल आई है। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि आप इक्वल टू का साइन प्रेस करें। ठीक है, आपके जितने ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, ये 374 जो है ये मेरे टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं आउट ऑफ 600। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स कैसे हैं, ये 50, 65, 70, 62, 45, 82 का मैंने प्लस किया है 372 के ऊपर। 374 मेरा टोटल मार्क्स आए हैं। ठीक है, और ये कितने में से हैं, 600 में से। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ टोटल नंबर्स के ऊपर, नंबर मेरा 600 है, मैं एंटर करता हूँ, देखें 62। अब वो 0.2 नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने इसको 62 में कन्वर्ट कर लिया था। कैसे? यहाँ पे आ रहा था 0.62, मैंने उसको सिलेक्ट करके यहाँ से परसेंटेज का बटन दबाया तो मेरे मार्क्स आगे 62%। ठीक है, एक तरीका का ये हो गया। फिर उसके बाद अगर आपने इसको सिंपल, जिस हमने ऑटो सम निकाला था उस तरीके से अगर आपने करना है तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर किसी कॉलम के बीच में आपने कोई कॉलम ऐड करना, तो मैंने आपको बताया था उस कॉलम के ऊपर आप क्लिक करते हैं और वहां पे जाके आप राइट क्लिक करते हैं और इंसर्ट का बटन प्रेस करते हैं, तो देखें उसके अंदर एक कॉलम ऐड हो जाता है। ठीक है, अब मैं कहता हूं जी यहां से मैंने ऑटो सम करना है, मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूं। ऑटो सम करने के लिए भी मुझे एक एम्प्टी, एक ब्लैंक सेल चाहिए होता था। ठीक है, और एवरेज के लिए भी यही है। देखें ये जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है अभी ऑटो सम के ऊपर, इसके साथ आप देखें एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो इसके अंदर ये फार्मूले आ रहे हैं। ठीक है, सब इसमें ऑटो सम हम देख चुके हैं। सेकंड है एवरेज, मैं एवरेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए मेरी वही एवरेज निकल आई है। ये तीसरा तरीका हो गया। ठीक है, इसी तरह सम को भी आप डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप हो सकता है आपके सामने कोई एक्सेल यूज कर रहा है तो वो सम को अपने तरीके से यूज कर रहे हो। ये 2-3 तरीके बताने का पर्पस ये है कि सम भी आप इसी तरीके से, जिसका मैंने एवरेज के आपको 3 तरीके बताए हैं, आप सम को यूज कर सकते हैं। कि एक तो तरीका ये आप ऑटो सम कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप उसकी नंबर ऑफ रोज सिलेक्ट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और तरीका भी होता है, वो लोग कैसे यूज करते हैं, लाइक आप इक्वल टू का साइन ऐड करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एवरेज टाइप करते हैं, एवरेज के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ब्रैकेट, आपके सामने ब्रैकेट आ गया। इससे पहले मैं क्या करता था, ब्रैकेट आने के बाद तमाम उसको सिलेक्ट करता था, जो मेरी रोज के अंदर डाटा है उसको मैं सिलेक्ट करता था। लेकिन यहाँ पे अब एक चौथा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे जब इक्वल टू का साइन मैंने ऐड किया, एवरेज ऐड की, उसके बाद ब्रैकेट का साइन ऑटोमेटिकली आ गया, इसके बाद मैंने कंट्रोल ए का बटन दबाया। अब आप देखें स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक और विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, एक और विंडो ओपन हो गई। इसके बाद ये विंडो ओपन होने के बाद मैं उस अपने डाटे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं करता हूँ ओके। अब देखें ये चौथे तरीके में भी जितने तरीके यहाँ पे मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं उन सब में आप देखें रिजल्ट एक ही आ रहा है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें बताने का पर्पस ये है कि अगर आपके सामने कोई एवरेज का या कोई ऐड ये सम करने को फार्मूला यूज कर रहा है इन सारे मेथड से, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं इसलिए नहीं होना कि सर ने तो हमें सिंपल एक ऑटो सम का तरीका बता दिया था, या सर ने बताया था कि आप बस इक्वल टू सम करके तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे तरीके आप सम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हर बंदा अपने अपने तरीकों को जिस मेथड के साथ जो बंदा इजी फील करता है वो उस मेथड को अडॉप्ट करता है। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल सम की भी दे देता हूँ। ठीक है, आप इक्वल टू के ऊपर साइन करें। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हम एक नंबर को प्लस करते थे, दूसरे नंबर को प्लस करते थे। ठीक है, वो सम हो जाता था। ठीक है, लाइक पुराने तरीके में मैं इसको करता था, फिर इसके दरम्यान प्लस का साइन ऐड करता था, मैं इसको करता था और एंटर कर देता था, मेरे सामने
प्लस ऐड हो जाता था, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको इस तरीके से यूज करना है, सम तरीके से आप यहाँ पे यूज करते हैं, वो जिस एवरेज की जगह मैंने सम लिख लिया, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ कि मेरे इन नंबर्स को आप ऐड कर दो यहाँ तक, मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करता हूँ। 374, ये देखिए यहाँ पे भी मेरे पास 374 आ गया, और यहाँ पे जो मैंने ऑटो सम किया था 374 आ गया, ठीक है। ये जो 2-3 तरीके मैंने 4 आपको एवरेज में बताए, इस तरीके से आप सम के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो बच्चा जिस मेथड के साथ भी कन्वीनियंट हो। अच्छा, ये तो एवरेज का फार्मूला आपको पता चल गया, एवरेज निकालने का फार्मूला आपको पता चल गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना एक और तरीका होता है कि आप एवरेज निकालने का तरीका, क्या आप जितने भी आपके मार्क्स आपने ऑब्टेंड किए हैं उनको सम कर लें, ठीक है, लाइक ये 374 सम, और उसको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर आप डिवाइड कर दें। कैसे? इक्वल टू, ठीक है, ये देखें ये 374 टोटल है, डिवाइड कितने हैं मेरे पास, 50, 65, 70, 62, 45, 82, 1 2 3 4 5 6 के ऊपर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो देखिए मेरे पास फिर भी वही रिजल्ट आया 62.33, ठीक है। ये सारे तरीके जो है मेथड्स हैं आप अडॉप्ट कर सकते हैं जो जिसके साथ, और जब आप अपने कंप्यूटर लैब में वापस आएंगे क्लासेस में, तो आप ये सारी प्रैक्टिस आपने डिफरेंट तरीकों से करके देखनी है, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं लास्ट वाला फिर बता देता हूँ, टाइप कीजिएगा कौन सा एवरेज का पूछ रहे हैं आपके, सम का, एवरेज बेटा के सम का। अच्छा, अच्छा एवरेज का देखिए मैंने आपको ये बताया है, एक ये तरीका बताया कि L3/600, L3 हमारा क्या है, ये वाला है, टोटल मार्क जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनको आप डिवाइड कर दें टोटल मार्क्स के ऊपर, आपके सामने परसेंटेज निकल आएगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, पहला तरीका ये था, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि आप इसका ऑटो सम ले लें, ठीक है। यहाँ पे तो एवरेज का फार्मूला लिखा हुआ है। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से इसको ऑटो यहाँ पे एवरेज ले लें इसका, यहाँ से सिर्फ उस रो को सिलेक्ट करके। एक तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप इक्वल टू लिख के एवरेज लिख के आप पूरी रेंज सिलेक्ट कर लें, ठीक है। एक तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप जब एवरेज लिखते हैं, लाइक ये एक तरीका ये बताया कि जब आप एवरेज टाइप करते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, जब इस फॉर्म में आ जाता है आपके सामने, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है, तो आप यहाँ से प्रेस करते हैं कीबोर्ड से Ctrl+A, Ctrl+A के साथ आपके सामने ये एक विंडो आ जाती है, ठीक है। अच्छा, ये विंडो आ जाती है आपके सामने। अब आपने यहाँ से इस अपनी रेंज सिलेक्ट करनी है, जिस रेंज को आपने एवरेज जिसके ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी नंबर में E3 to J3। अगर मैं दूसरे आपको फार्मूले जो पहले बताया उसमें दिखाऊंगा तो उसके ऊपर भी आपके सामने रेंज यही आ रही है, ठीक है। ओके करूंगा तो मेरे सामने वो फार्मूला आ गया, ठीक है। एवरेज के मैंने आपको 4 तरीके बता दिए। अच्छा, ये तो हो गया एवरेज। इसके अलावा अगर आपने अपने नंबर्स के अंदर कोई, यहाँ से मैं जाता हूँ, काउंट नंबर्स टोटल करने हैं, तो देन आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन्हीं तरीकों से। वो कैसे, वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर चूंकि मुझे एक और रो कॉलम ऐड करना पड़ेगा, आप देखें मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर इंसर्ट करता हूँ, एक कॉलम मैंने और ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप लोगों को ज़रा ना कंफर्टेबल फील हो। इसको मैं कहता हूँ बोल्ड कर दो, और इसको मैं कहता हूँ इसके लिए टेबल भी ड्रॉ कर दो, ताकि ज़रा आसानी हो जाए, ठीक है। ये टोटल हमारे नंबर्स हैं। अब मैंने इनका टोटल काउंट लेना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूं। एक तरीका तो यह है सिंपल, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करूं, ये देखा ऑटो सम के साथ जो ड्रॉप डाउन एरो है इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और मैं काउंट नंबर्स के ऊपर क्लिक करूंगा, तो देखिए मेरे पास आंसर आ गया 6, ठीक है। अब देखें 6 कैसे आ गया, 50 है, 65, 70, 62, 45, 82, सब्जेक्ट टोटल 6, जो मैंने आपको एवरेज के अंदर डिवाइड करके भी यहाँ पे बताया था। देखें इस जगह पे आ रहा होगा, ये देखें M3/6, ठीक है। टोटल हमारे पास सब्जेक्ट 6 हैं, ठीक है। यानी कि ये तो भी आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हो सकता है आपकी वर्कशीट के अंदर जो आपके पास रोज हो, आपने रोज कोई हो सकता है 200 रोज हो, 245 रोज हो, तो आप उनको एक एक करके काउंट तो नहीं करेंगे, ठीक है। आप सिंपल उस रोज को सिलेक्ट करें और उसके साथ आप
काउंट के बटन के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके सामने नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी, आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है जी, एवरेज का कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। ये मैंने एक मेथड के अंदर आपको बताया। एवरेज के वास्ते 3 फार्मूले मैंने आपको अलग भी मेथड बताए हैं उसके। ठीक है, जो सा आपको इजी लगे उसमें से। अच्छा, कंट्रोल ए है जी, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए का आप साइन बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस ए साइमल्टेनियसली, देन आपके सामने वो विंडो आती है। अच्छा, काउंट भी आ गया, आपको पता चल गया। काउंट के ऊपर भी आप इसी तरह डिफरेंट फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखिए मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं इस सेल में जाता हूँ, इक्वल टू लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ काउंट। ये देखिए काउंट मेरे सामने आ गया। ठीक है, अब मैं रेंज दे देता हूँ, मैंने कितनी कॉलम या रोज को की का काउंट मालूम करना है। ठीक है, वो फार्मूला खुद यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखिए मेरा आंसर अगेन वही 6 आया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और तरीका है, वो ये है, इसको मैं दोबारा डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी सॉरी काउंट ऐड करता हूँ। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे ई, ये ई कॉलम है मेरा। ठीक है, ये थर्ड रो में है, मैं इसको कहता हूँ जी ई। ठीक है, रो है मेरी थर्ड, और फिर मैं कॉलन का साइन प्रेस करता हूँ। ठीक है, और देन किस में आता है, जे, ये जे कॉलम है मेरा, नीचे रो 3 है। ठीक है, इसमें मैं करता हूँ जी जे, और रो मेरी 3 है, और स्मॉल ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, और अगेन देखिए मेरा आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ये एक और तरीका है काउंट करने का। यही फार्मूला आप सेम मैनुअल वाला जो फार्मूला है कि आप रोज को देख के और कॉलम को देख के मैनुअल एंटर करके आप आंसर निकाल सकते हैं अपना। सम के अंदर भी अप्लाई होगा, एवरेज के अंदर भी अप्लाई होगा, सेम फार्मूला। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद मेरे पास आ जाता है जी, अगर मैंने अपने दी गई लिस्ट के अंदर से मिनिमम और मैक्सिमम को फाइंड करना है, और ये आप ये मिनिमम मैक्सिमम मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी फार्मूला अप्लाई करके दिखा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं किस तरीके से अप्लाई होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी अगेन मैं अपनी इस रो को सिलेक्ट करता हूँ, पूरी को, मार्क्स वाली को। ठीक है, और मैं जाता हूँ सम के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ मैक्सिमम सबसे पहले फाइंड करो। ठीक है, आप देखिए 82 आंसर आ गया मेरे पास। 82 आंसर का मतलब यह है कि अगर मैं अपने 6 सब्जेक्ट्स में से फाइंड करूं जो मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए हैं तो वो मेरे 82 हैं। ठीक है, ये तो भी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 6 सब्जेक्ट आपके सामने, हो सकता है आपके सामने नंबर ऑफ कॉलम्स हो, नंबर ऑफ रोज हो। ठीक है, तो आपको उनमें से मैक्सिमम डिजिट या फिगर को फाइंड आउट करना है, तो फिर ये फार्मूला आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, अभी तो आप कहेंगे कि सिर्फ 6 सब्जेक्ट हैं, उनमें से हम देख के बता सकते हैं। ऑब्वियसली आप देख के बता सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जहाँ पे आपके सामने डाटा बहुत ज्यादा हो, उस बहुत ज्यादा डाटा में से आपने अपनी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो देन यू विल यूज दिस फार्मूला। ठीक है, नो एंड द सेम वे यू कैन फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू। हाउ, लेट यू नो यू, देखें इसको सिलेक्ट करता हूं मैं। ठीक है, अगेन अच्छा मैं फार्मूला के अंदर जाता हूं और मिनिमम के ऊपर क्लिक करता हूं और मेरे सामने 45 आ जाता है। ठीक है, अगर आप लोग कुछ बच्चे ये फील कर रहे हैं कि स्पीड कुछ ज़्यादा है, तो एक तो वो लेक्चर थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था आप लोगों की क्लास जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है, और मैं आप लोगों की क्लास लेने आपके कॉलेज में चला गया, नर्सिंग कॉलेज में चला गया। वहाँ जाके मुझे पता चला कि आप लोगों की क्लास ऑनलाइन हो रही है, तो फिर वहाँ से उन्होंने मुझे लिंक सेंड किया, और देन ये अच्छा सीआर हैं इसमें, क्या नाम है सीआर, ज़रा मैसेज टाइप कीजिएगा, सीआर जो है, सीआर क्लास ले लेते हैं। चलें एनी हो, ठीक है। ये मैंने आपको देखें आज कौन कौन से फार्मूले बता दिए मैंने आज आपको। इससे पहले मैंने आपको सम का बता चुका हूँ, सब्ट्रैक्शन का बता चुका हूँ, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का बता चुका हूँ, ऑटो सम बता चुका हूँ। आज मैंने आपको एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, ये फार्मूले बता दिए हैं कि किसी भी आप अपने डाटे में से एवरेज फाइंड करना चाहते हैं कैसे करेंगे, परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं कैसे करेंगे, आप अपने नंबर्स का टोटल काउंट मालूम करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट्स को काउंट करना चाहते हैं, ठीक है, वो कैसे करेंगे। फिर उसके बाद
आप अपने डाटा में से मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड करना चाहते हैं, देन यू कैन फाइंड थ्रू मैक्स फार्मूला, और एंड इफ यू वांट टू फाइंड मिनिमम वैल्यू फ्रॉम योर डाटा, देन यू कैन यूज MIN मिनिमम फार्मूला। ये जो जितने मैंने आपको फार्मूले और मेथड बताए हैं ना, आपको अब तक मैंने जितनी फार्मूले बताए हैं, किसी में 4 फार्मूले सम के, फिर ऑटो सम 5, एवरेज 6, काउंट नंबर 7, मैक्सिमम 8, मिनिमम 9, तकरीबन हम 9 फार्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीख चुके हैं, और इन 9 के 9 फार्मूलेस को आप अपनी मर्जी से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने सम और एवरेज के ऊपर आपको ना थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है कि आप फार्मूला किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कितने ही मेथड से फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको सम का बताया है, ये देखें आपके सामने एवरेज का फार्मूला आ रहा है, सेम इसी तरीके से आप सम भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ये देखें, यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन करें, फिर उसके बाद सम लिखें, सम आ गया, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जब आप देखें एक चीज, जब आप इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं और सम का बटन सम टाइप करते हैं, उसके साथ ब्रैकेट, जब नीचे सम लिखा आ जाता है तो उसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक कर लेंगे तो ब्रैकेट स्टार्ट खुद ब खुद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब उसके अंदर आपने रेंज देनी है। रेंज देने के बहुत सारे तरीके हैं। रेंज आप मैनुअल दे सकते हैं, रेंज आप अगर एक सीक्वेंस में रेंज है, अगर रेंज आपकी इन ऑर्डर है तो देन आप उस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी रेंज मतलब डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर पड़ी है तो देन आपको मैनुअल सिलेक्ट करनी पड़ेंगी वो सारी रेंज, ठीक है। मैनुअल का तरीका इसलिए भी ज़्यादा यूजफुल है कि आपकी वर्कशीट के ऊपर आपका डाटा ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑर्डर में पड़ा हुआ हो। आपकी वर्कशीट के ऊपर डाटा आप हो सकता है आपने डिफरेंट कॉलम्स को, डिफरेंट रोज को आपने सेलेक्ट करना है, तो देन आप मैनुअल मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। लाइक ये देखें, ये मैंने सम किया, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरा ये ई कॉलम है और इसमें रो जो है 3 नंबर है। देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरे नंबर पे रो है। मैं यहाँ पे क्या प्रेस करूंगा, ई प्रेस करूंगा, उसके साथ 3 प्रेस करता हूँ। देखें अगर आपने पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है कि E3 से लेके जो लास्ट जहाँ पे फिजिक्स लिखा और 82 लिखा आ रहा है, इसके ऊपर कॉलम जे है, ठीक है। इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है तो फिर आप कॉलन जो 2 डॉट्स होते हैं ना, कॉलन, सेमी कॉलन नहीं आपने ऐड करना, फिर आपने कॉलन ऐड करना है, ठीक है। कॉलन ऐड करके आप जे कॉलम को का एड्रेस देंगे और उसके साथ आप रो ऐड करेंगे और फिर उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ब्रैकेट को आपने क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया तो आपके सामने सम का फार्मूला आ गया, 374 आंसर आ गया आपका, जिस तरह मैंने एवरेज के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाया था, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं कि ये तो एक मैनुअल तरीका है, लेकिन आप कहते हैं इस मैनुअल मेथड के अंदर मजीद इसको आपने मैनुअल करना है, तो आप वो भी तरीका मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन ऐड करें, सम ऐड करें, ठीक है, और नीचे देखें सम आ गया है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक किया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी डबल क्लिक कर लिया मैंने, इसको ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको कॉमा देता हूँ और मैंने ना पार्क स्टडी को नहीं सिलेक्ट करना, मैं 70 मैथ को सिलेक्ट करना है, फिर मैंने बायो को सिलेक्ट करना है, फिर मैंने कॉमा ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री को करना है, ठीक है। ये सिर्फ 3 के मैंने नंबर ऐड करने हैं। मैं ब्रैकेट साइन क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा, देखिए मेरे सामने आंसर 165 आ गया, ठीक है। ये एक और तरीका आपके सामने ऐड करने का आ गया। आप एवरेज भी इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं, आप काउंट नंबर्स भी इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम मेथड भी इसी तरह से यूज कर सकते हैं, मिनिमम मेथड भी आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो देन यू कैन टाइप। और बाकी ये कल हम इंशाल्लाह सेम टाइम के ऊपर इस पूरे लेक्चर को, जो आज मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, रिपीट कर दूंगा ताकि आपको इन सारे 8-9 फार्मूले जितने हैं इन सबको बेसिक आप लोग इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके बाद 2-3 फार्मूले और रह जाएंगे, इफ़ के हैं, कुछ कंडीशंस के हैं, ठीक है। वो हम एक लेक्चर और में ऐड करेंगे और फिर इसको हम वाइंड अप कर लेंगे और इसके साथ हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है बेटा। जी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज टाइप। ओके बेटा, अगर कोई क्यूरी नहीं है तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह टुमारो वी विल मीट अगेन ऑन सेम टाइम।
अल्लाह हाफिज। वैसा होम किस तरह निकलेगी? ਇੱਥੇ है कोई ऑप्शन? अटेंडेंस
अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? क्लास, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके क्लास, आज जो जिस पर मैं लेक्चर डिलीवर करूंगी वो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया फॉर ग्रोथ। सबसे पहले जो हमारा एक चैप्टर था इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट जस्ट ये रह गया था जो था न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इसके बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके क्लास, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया फॉर ग्रोथ। बेसिकली बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो 2 टाइप्स पर डिपेंड कर रही है। एक जो है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है और सेकंड जो है वो फिजिकल कंडीशनल रिक्वायरमेंट्स है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में बैक्टीरिया को बेसिकली जो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनमें सबसे पहले जो है अ सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकंड जो चीज़ें जो रिक्वायर्ड है वो है सोर्स ऑफ मैटर फॉर बिल्डिंग एडिशनल सेल्स। वो मैटर कौन से हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड ट्रेस मिनरल्स। ओके क्लास, फिजिकल कंडीशन, अब इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप आप सबको इसके बारे में डिटेल से बढ़ाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोर्स ऑफ एनर्जी बैक्टीरिया को मतलब 3 जो है मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है उसका जो है लाइट है, सेकंड में इलेक्ट्रॉन सोर्स है, थर्ड पे जो है कार्बन सोर्स है। तो इन 3 डिफरेंट सोर्सेज के बेस पर बैक्टीरिया को जो है मज़ीद क्लासीफाई डिफरेंट कैटेगरीज में किया गया है। एनर्जी सोर्स पर जो बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया वो है फोटोट्रॉफ्स और कीमोट्रॉफ्स। इलेक्ट्रॉन सोर्स की बेसिस पर इन्हें लिथोट्रॉफ्स और ऑर्गेनोट्रॉफ्स में डिवाइड किया गया है और कार्बन सोर्स की बेसिस पर ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स पर डिवाइड किया गया है। ओके, व्हाट आर फोटोट्रॉफ्स? फोटोट्रॉफ्स में जो बैक्टीरिया है वो एनर्जी सोर्स उसके पास क्या है? लाइट है। यूज लाइट रेडिएंट एनर्जी एज अ प्राइमरी सोर्स, but in chemotrophs obtain energy from external chemical compounds. ओके क्लास, सेकंड जो इसकी है डिवीजन है वो इलेक्ट्रॉन सोर्स की बेसिस पर है, जिसमें इनको 2 में डिवाइड किया गया है। लिथोट्रॉफ्स विच वो यूज्ड रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनोट्रॉफ्स यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लास, आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन और इनका डिफरेंस पता होगा। जिनमें कार्बन एटम्स और विदाउट कार्बन एटम्स जो है इनमें से एक ऑर्गेनिक है, जिनमें कार्बन एटम्स प्रेजेंट और विदाउट कार्बन एटम्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सोर्स बैक्टीरिया classified as autotrophs and heterotrophs. Or in autotrophs, bacteria utilize carbon dioxide as a sole source of carbon. और इन हेटरोट्रॉफ्स बैक्टीरिया यूटिलाइज ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मेन सोर्स है और इसमें है कार्बन है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जब यूज़ कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी उसे बैक्टीरिया को मिल रही होती है एज़ कम्पेयर टू हेटरोट्रॉफ्स, वो यूटिलाइज्ड कार्बन। ओके क्लास, जी रुशना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके पास कार्बन और हाइड्रोजन है, बट इनऑर्गेनिक में जो है कार्बन प्रेजेंट नहीं होती। और जो कार्बन ऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उन्हें ऑर्गेनोट्रॉफ्स कह रहे हैं और जो इनऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं उन्हें लिथोट्रॉफ्स कह रहे हैं। ओके क्लास, ये जो है बैक्टीरिया की डिवीजन जो है उनकी बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बैक्टीरिया कहाँ से एनर्जी जो है वो ले रहे हैं, और इसके 3 डिफरेंट सोर्सेज है। कार्बन है,
लाइट है और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके क्लास, सेकंड जो मैंने इसकी बताई है रिक्वायरमेंट्स, फर्स्ट जो थी वो एनर्जी सोर्स था और सेकंड ये है कि डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर मटेरियल्स दैट आर एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म्स। और ये जो है न्यूट्रिएंट्स को टू में डिवाइड किया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो से जैसे पता चल रहा है कि मैक्रो वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है? लार्ज क्वांटिटी को। तो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट्स। जो हमें ज़्यादा अमाउंट्स में चाहिए होते हैं उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जो कम मकदार में या जिनके अमाउंट कम चाहिए होते हैं उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का अब इनका फंक्शन इन मेंटेनिंग द सेल स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म। जो बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में और उसकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। बट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं हेल्प इन एंजाइम्स फंक्शन एंड मेंटेन प्रोटीन स्ट्रक्चर। ओके क्लास, आपने देखा होगा कि एक तो सेल स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं। तो जो इनके जो बेसिकली एंजाइम्स के जो है फंक्शंस हो रहे होते हैं, इन एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, बट सेल स्ट्रक्चर के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। इसमें अब मैं आपको इसको मज़ीद मतलब एक्सप्लेन करूँगी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से इंक्लूड हैं और माइक्रो में कौन कौन से इंक्लूड हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा जो चाहिए होते हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र चाहिए, और यही मेन कंपोनेंट्स हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये सब जो है कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के। इसके अलावा जो चाहिए है वो पोटाशियम है। पोटाशियम क्या करता है? एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कैल्शियम जो है प्रोवाइड हीट रेजिस्टेंस ऑन बैक्टीरियल स्पोर्स। बैक्टीरियल स्पोर्स, आप लोगों ने जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया जो है स्पोर्स फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, तो उनमें जो हीट रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म होता है वो बेसिकली इसे कैल्शियम प्रोवाइड कर रहा होता है। और मैग्नीशियम का फंक्शन जो है ऐसे को फैक्टर है, और सेकंड ये है कि स्टेबलाइज द सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम्स। तो सेल मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा होगा सेकंड लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन के इनर जो है वो सेल वॉल के इनर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम को ओके क्लास, अच्छा मुझे थोड़ा स्लो बताना चाहिए। और मैग्नीशियम का फंक्शन जो है एज ए को फैक्टर है, और इसका सेकंड फंक्शन जो है वो स्टेबलाइज द सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम्स और सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने में मैग्नीशियम हेल्प करता है। ओके क्लास, इसकी नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो आयरन है, जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ साइटोक्रोम एंड कोफैक्टर्स। अब साइटोक्रोम्स क्या हैं और कोफैक्टर्स क्या हैं? मैग्नीशियम भी कोफैक्टर ऐसे कोफैक्टर फंक्शन कर रहा था, तो इसके लिए पहले आपको इसके डेफिनेशन का पता होना भी चाहिए। साइटोक्रोम्स भी बेसिकली प्रोटीन्स हैं इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिनका फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है, एनर्जी डिलीवर करना होता है। और ऐसे कोफैक्टर इसका कैसे फंक्शन है, और कोफैक्टर किन्हीं हम कह रहे हैं? नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड्स। अच्छा, साइटोक्रोम्स में इसका रोल जो है वह ऐसे प्रोटीन है, बट कोफैक्टर्स में जो पार्ट है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंजाइम एक्टिविटी एज अ कैटालिस्ट। मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर जो है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो थ्रू एंजाइम्स हो रहे होते हैं। तो ये एंजाइम्स की एक्टिविटी को इन्हांस करता है, किस तरह फंक्शन करके? एज ए कैटालिस्ट। आयरन जो है वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इन्हांस करता है इसलिए, और ऐसे कैटालिस्ट रोल प्ले कर रहा है। ओके क्लास, इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में और इनके नेम्स और उनका मज़ीद ये कि एक एक फंक्शन आप लोग को पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे चले क्लास। अक्सा क्लियर हुआ?
क्लास कमेंट्स जी ओके क्लास। किसी ने कहा है कि मतलब को और इनके फंक्शंस जो है मैं से रिपीट कर दूँ। तो इसमें सबसे पहले जो मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड हैं वो हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर्स। और इनका फंक्शंस कहाँ पर है? कंपोनेंट्स, क्योंकि ये सब कंपोनेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के, इसलिए ये एसेंशियल्स जो हैं वो मिनरल्स हैं। सेकंड में जो है वो पोटाशियम है। पोटाशियम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में है। कैल्शियम का है जो है वो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया में इसका मेन फंक्शन बताया गया है कि उसमें जो हीट रेजिस्टेंस प्रोवाइड होती है वो कैल्शियम के थ्रू प्रोवाइड हो रही होती है। मैग्नीशियम जो है वो कोफैक्टर मैंने आपको बता दिया है कि जो भी किसी एंजाइम्स की एक्टिविटी क्लास अभी आवाज़ आ रही है मेरी? क्लास आवाज़ आ रही है अब मेरी? हेलो हेलो वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन स्मॉल और न्यूट्रिएंट्स मीन न्यूट्रिएंट्स, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं। इनमें जो है वो 4 मेन की मैंने एग्जांपल बताए हैं। सबसे पहले जो है मैंगानीज है। इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स इन फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस में बेसिकली जो फंक्शन है वो मैंगानीज का फंक्शन है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी आप लोगों ने एक फिनोमेना पढ़ा है क्लास, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ये आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट हेल्प कर रहा है? वो है मोलिब्डेनम। कॉपर का जो फंक्शन है वो है कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12 के। बैक्टीरिया का ग्रोथ के लिए बेसिकली विटामिन्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो कोफैक्टर जो है वो विटामिन B12 का एक कंपोनेंट है और उसकी मतलब सिंथेसिस में हेल्प करता है। जिंक का फंक्शन क्या है? DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स है। ओके क्लास, ये मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कुछ एग्जांपल्स दी हैं और उनके फंक्शंस के बारे में बताया है। क्लास, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आवाज़ कट रही है? अदरवाइज़ इधर जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ जस्ट एक टीचर अपना लेक्चर डिलीवर कर रही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो है आवाज़ इतनी क्लियर आप तक नहीं आ रही और जब आती है तो कट रही है। अभी क्लियर है मेरी आवाज़? रोनिका आप बताओ, मेरी आवाज़ क्लियर है अभी? सना और रोनिका प्लीज़ बताएं मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, इसमें से ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर जा रही है और कुछ कह रहे हैं कमेंट्स में कि उन्हें आवाज़ मेरी सुनाई नहीं दे रही। चलें क्लास फिर आगे चलते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सेकंड जो है, इसमें थर्ड जो चीज़ चाहिए उन्हें ग्रोथ फैक्टर्स का नाम दिया है। ग्रोथ फैक्टर्स क्या हैं? Organic compounds such as amino acids, purines, pyrimidines, and vitamins that a cell cannot synthesize itself but must require for growth are called growth factors.
ठीक है क्लास, जिसमें अमाइनो एसिड, प्योरीन्स, पायरिमिडीन्स और विटामिन्स कुछ ऐसी ये चीज़ें हैं जो कि बैक्टीरिया खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाता, बट इसे अपनी ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए ये सब रिक्वायर्ड है, इसलिए इन्हें ग्रोथ फैक्टर्स का नाम दिया गया है। उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, बायोटीन है, फोलिक एसिड है, राइबोफ्लेविन B2 और थायामिन B1 है। ओके क्लास, कर देंगे अपलोड, पर ये कि आप लोग अभी समझ लें, एटलीस्ट आप लोग के कंसेप्ट क्लियर हों कि बैक्टीरिया को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में या अपनी ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायर्ड है क्लास। उसके बाद लास्ट चीज़ जो इसे रिक्वायर्ड है वो है वाटर। वाटर इज़ एन एसेंशियल सेल कंपोनेंट्स। ओके क्लास, अब आप लोग को वाटर्स और इसके अलावा और जो जो चीज़ें उसे रिक्वायर्ड हैं वो सारी मैंने आप लोग को बता दी हैं। इसका मैं एक बार आप लोग को ओवरव्यू दे रही हूँ। बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए बेसिकली जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है उसकी 2 टाइप्स पे डिपेंड कर रही है। एक, उसको किस टाइप की एनर्जी रिक्वायर्ड है, और इसके 3 डिफरेंट सोर्सेज हैं कि उससे एनर्जी कहाँ कहाँ से मिल सकती है या कहाँ कहाँ से वो रिक्वायर्ड करता है। और इसके बाद सेकंड में जो है वो डिफरेंट ये एडिशनल सोर्स ऑफ मैटर के बारे में बताया, जिसपे मैंने मिनरल्स को डिस्कस किया है। ठीक है क्लास में जो शेयर कर दूंगी। तो सीफ का कमेंट आया कि मेरी आवाज़ अभी नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज़ अभी आ रही है बाकी स्टूडेंट्स को? क्लास प्लीज़ कमेंट्स करें कि मेरी आवाज़ आ रही है। क्लास में रिवाइज करने लगी हूँ, रिपीट कर रही हूँ, इसलिए अभी आवाज़ क्लियर होगी ताकि सबको क्लियर हो जाए। चलें फिर इसे मैं रिपीट कर रही हूँ। न्यूट्रिशंस में जो सबसे पहले उसे रिक्वायर्ड है कि पहले ये है कि उसे सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। इसके 3 डिफरेंट सोर्सेज हैं कि वो लाइट से एनर्जी अटेन करता है, सेकंड ये है कि उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एनर्जी मिलती है, और थर्ड पे हमने ये देखा है कि उसे कहाँ से कार्बन सोर्स से एनर्जी मिल रही है। और इन तीनों डिफरेंट सोर्सेज से वो है अपनी एनर्जी अटेन करता है। सेकंड ये है कि उसे डिफरेंट मिनरल्स चाहिए जिन्हें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का है, जो कि इसे अपने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल परफॉर्म करने के लिए जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद सेकंड जो इसमें मेन बात है वो फिजिकल कंडीशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स थी, और सेकंड पे जो पॉइंट है वो फिजिकल कंडीशनल रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि उसे किस टाइप का इन्वायरमेंट चाहिए होगा जिसमें वो अपनी ग्रोथ जो है उसकी ग्रोथ हो सके। तो क्लास इसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में मैंने आपको बता दिया है कि सोर्स ऑफ एनर्जी है और डिफरेंट मिनरल्स हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले एनर्जी सोर्स है, सेकंड इलेक्ट्रॉन सोर्स है, और थर्ड पे कार्बन सोर्स है। अब जिन जिन जो बैक्टीरिया अपनी एनर्जी जो है वो लाइट से ले रहे हैं उन्हें फोटोट्रॉप्स कह रहे हैं, जो कि केमिकल कंपाउंड से ले रहे हैं उन्हें कीमोट्रॉप्स कह रहे हैं, जो अपनी एनर्जी जो है वो इनऑर्गेनिक से ले रहे हैं उन्हें लिथोट्रॉप्स, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ले रहे हैं उन्हें ऑर्गेनोट्रॉप्स कह रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एनर्जी ले रहे हैं ना, अपनी सर्वाइवल के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। ऑटोट्रॉफ्स क्या है? ये अपनी एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? कार्बन इनका सोर्स है। कार्बन के 2 डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो कहाँ से अपनी सोर्स ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से ले रहे हैं। बट हेट्रोट्रॉफ्स जो हैं वो अपनी एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? कार्बन सोर्स उसमें क्या है? ऑर्गेनिक कार्बन है। ठीक है क्लास, ऑर्गेनिक कार्बन जो है इसका मेन सोर्स ऑफ कार्बन है। उसके बाद मैंने न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स थे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो बैक्टीरिया को लार्ज अमाउंट्स में चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, और जो उन्हें मैक्रो कह रहे हैं, और जो इन्हें स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ मैंने एग्जांपल्स दी थी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, और कुछ एग्जांपल्स दी हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की दी हैं। आपने इनकी एग्जांपल्स और इनका फंक्शन बस रिमाइंड याद रखना है कि जैसे कॉपर का फंक्शन क्या है? कॉपर क्या है? कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12। B12 का एक जो है कंपोनेंट जो है वो कॉपर में कॉपर है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प कर रहा है? मोलिब्डेनम। ओके क्लास, ग्रोथ फैक्टर्स मैंने बता दिए हैं कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं, बट बैक्टीरिया खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकता।
और इनमें मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अलावा उसे अपनी ग्रोथ के लिए वाटर चाहिए होता है। क्लास उसके बाद ये सेकंड जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है ग्रोथ की, जो ग्रोथ डिपेंड कर रही है वो फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड कर रही है। फिजिकल कंडीशंस मीन कि किस इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी हो सकती है या ऑप्टिमम ग्रोथ हो सकती है। ये वो सब बातें जो है फिजिकल कंडीशनल इन्वायरमेंट्स में आ रही हैं। फिजिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट बैक्टीरिया ग्रोथ आर टेम्परेचर, गैसियस रिक्वायरमेंट्स एंड पीएच। पीएच क्या है क्लास? पीएच किसकी एब्रीवेशन है? कोई कमेंट में लिख के बताएगा? कमेंट करें प्लीज, जिसे भी पता है बता दे। नो कमेंट्स। क्लास, ये किसी ने भी मुझे कहा है कि पिछली स्लाइड जो है वो एक बार दोबारा से शो कर दें, तो उसमें मैंने बताया है ग्रोथ फैक्टर। नहीं क्लास, ये मुझे किसी ने कमेंट्स दिया है, वो जो मैंने पीएच के बारे में पूछा है वो नहीं है। सही है, ओके क्लास। ये किसी ने कमेंट किया था कि स्लाइड रिपीट कर दें, तो वो देख लिया आपने, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में बताया, और इसके अलावा और इससे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है अपनी ग्रोथ के लिए, वो है वाटर। वाटर और इन ग्रोथ फैक्टर्स, इसके अलावा डिफरेंट मिनरल्स जो कि मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब से चाहिए अपनी मैक्सिमम ग्रोथ के लिए। ओके क्लास, उसके बाद ये मैं अब इसको ये जो डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स हैं इनके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले टेम्परेचर। टेम्परेचर बैक्टीरिया की ग्रोथ को किस तरह अफेक्ट करता है? हमारे यहाँ पर हर टाइम एक सा टेम्परेचर नहीं होता, डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, बट बैक्टीरिया जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया है उन्हें स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। तो इनकी 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है साइकोफिलिक बैक्टीरिया है, सेकंड टाइप जो है मिसोफिलिक है, थर्ड जो है थर्मोफिलिक है। अच्छा, जो 0 से 20 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करते हैं उन्हें साइकोफिलिक बैक्टीरिया कह रहे हैं। क्लास, जो 0 से 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब वो हमारे इन्वायरमेंट में नहीं कर रहे ग्रो। हमारा टेम्परेचर यहाँ पर मैक्सिमम कितना होता है? रूम टेम्परेचर वो 20 से अबव होता है, 20 से बिलो नहीं होता। ओके क्लास, तो साइक्रोफिलिक जो बैक्टीरिया हैं वो मतलब यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते हमारे इन्वायरमेंट में, हमें डिजीज़ बहुत कम कॉज करते हैं। उसके बाद मिसोफिलिक बैक्टीरिया क्या हैं? जो 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान ग्रो करें उन्हें मिसोफिलिक कहते हैं। तो ये हमारा टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसपे मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो जो हमें बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज कर रहे हैं या जो हमारे डिजीज़ प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं हमारे इधर हमारे एरिया में, उन्हें क्या कहेंगे? मिसोफिलिक। तो मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच कॉजेज डिजीज एंड ग्रो एट 20 to 40 डिग्री सेल्सियस आर मिसोफिलिक बैक्टीरिया। उसके बाद थर्ड जो इसकी टाइप है जो टेम्परेचर है वो है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो है वो हायर देन 40 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करते हैं। ओके क्लास, 0 to 20 पे हैं साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, 20 to 40 पे मिसोफिलिक। तो जो मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो मिसोफिलिक बैक्टीरिया हैं, उनका रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके क्लास, लास्ट जो इसकी थर्ड टाइप है वो थर्मोफिलिक है। थर्मोफिलिक हर टेम्परेचर पर ग्रो कर रहे हैं। और इधर एक डेफिनेशन बताई हुई है, टेम्परेचर एट विच बेस्ट ग्रोथ अकर्स इज नाउन एज ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर। तो इन तीनों कैटेगरीज के लिए ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होगा। मिसोफिलिक के लिए 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर है। क्लियर क्लास, आगे चले। सेकंड जो फिजिकल कंडीशंस डिपेंड कर रही है वो है गैसियस रिक्वायरमेंट। गैसियस रिक्वायरमेंट में जो 2 गैसेस हैं, एक ऑक्सीजन है और सेकंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका इन दो का बेसिकली मेन रोल है बैक्टीरियल ग्रोथ पर। फर्स्ट में क्या है गैसेस रिक्वायरमेंट, इसमें है ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन की बेस पर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट
अच्छा क्लास, यहाँ किसी ने क्वेश्चन किया है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो क्या बैक्टीरिया अपने टेम्परेचर 37 मेंटेन करते हैं? तो क्लास हाँ, बैक्टीरिया का जो है वो टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है। जो मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, उन्हें एक सूटेबल कंडीशन चाहिए होती है। सूटेबल कंडीशन में जो उसका टेम्परेचर है जिस पे उसकी मैक्सिमम ग्रोथ शो होती है वो 37 डिग्री होती है। उसका अपना टेम्परेचर नहीं होता, ये टेम्परेचर उसे इन्वायरमेंट से चाहिए होता है जहाँ वो बेस्ट ग्रो कर सकता है। मतलब वो स्प्रिंग ना, कि हमारे लिए स्प्रिंग सीजन है, ऑटम है, विंटर है, बट बैक्टीरिया को जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। उसमें उसकी ग्रोथ जब भी 37 डिग्री सेल्सियस ग्रोथ टेम्परेचर होगा, बैक्टीरिया की जो मल्टीप्लिकेशंस हैं या जो भी इसकी डिवीजन है वो ज़्यादा हो जाती है। वो खुद मेंटेन नहीं करते, उन्हें इन्वायरमेंट से ऐसा टेम्परेचर चाहिए होता है, वो सर्वाइव बस वहाँ पर करते हैं। अब आपको लगता है कि हमारे इस इन्वायरमेंट में साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे या थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो हैं वो इधर कोई ना कोई सर्वाइव कर रहा होगा? नहीं, वो इधर सर्वाइव नहीं करते। वो बहुत ज़्यादा जैसे हॉट, आप लोगों ने देखे होंगे कि जैसे हॉट स्प्रिंग्स वगैरह जो हैं वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे होते हैं, उन्हें थर्मोफिलिक कहते हैं। बहुत ज़्यादा जैसे ठंडे पानी की आबशारें होती है ना, ऐसे ही गर्म पानी की आबशारें होती हैं, वहाँ पर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, वो इधर नहीं प्रेजेंट होंगे। जो इधर बैक्टीरिया हैं वो सारे मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया हैं जिनका रिक्वायरेबल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ओके क्लास, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की बेस इसमें सबसे पहले जो है ओब्लिगेट एरोब्स हैं। एरोब्स मीन क्या? एरोब्स क्या नाम शो कर रहा है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव करते हैं। ओब्लिगेट जिन्हें जस्ट मतलब नेसेसरी है उनके लिए, ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Obligate aerobes are those which grow only in the presence of oxygen. सेकेंड जो टाइप है वो माइक्रो एरोफिलिक्स है। माइक्रो मीन क्या है? माइक्रो मीन स्मॉल होता है ना, एरोफिलिक्स मीन जिन्हें कम ऑक्सीजन और कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन की कम रिक्वायर्ड होती है, तो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रिक्वायर्ड लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। बैक्टीरिया वो रिक्वायर्ड low concentration of oxygen are called microaerophilic bacteria। उसी का थर्ड जो टाइप है वो obligate anaerobes हैं। जैसे obligate aerobes जस्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं, obligate anaerobes जो है वो जस्ट जो है एनरोबिक कंडीशंस में, मतलब जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा वहाँ बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करते। एनरोबिक कंडीशंस उन्हें रिक्वायर्ड होती है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट वहाँ ये सर्वाइव करेंगे, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहाँ ये सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो बेसिकली जहाँ पर हमारी डिजीज़ हमारी, तो ऑक्सीजन हर जगह पर प्रेजेंट है। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मतलब जो है डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, ऑक्सीजन तो हर जगह प्रेजेंट है, फिर ये कहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं? नहीं, एयर में ऑक्सीजन मस्ट होती है, ठीक है। तो ओब्लिगेट रॉब्स को जो है वो ऑक्सीजन चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। ओब्लिगेट एनरोब्स जो है वो उन्हें बिल्कुल भी ऑक्सीजन चाहिए नहीं होती, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो। फोर्थ टाइप जो है वो एरो टॉलरेंट एनरोब्स है। एनरोब्स से तो वही पता चल रहा है जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और एरो टॉलरेंट मीन कैन नॉट यूज ऑक्सीजन बट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। टॉलरेंट से पता चल रहा है कि वो टॉलरेट कर सकता है किसको? ऑक्सीजन को। एरो टॉलरेंट मतलब ऑक्सीजन को वो टॉलरेट कर सकता है, बट है वो एनारोब्स, उसे चाहिए एनारोबिक कंडीशंस, बट वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकता है। इसकी जो ये लास्ट टाइप है फैकल्टेटिव एनारोब्स। एनारोब्स मीन कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, फैकल्टेटिव मीन कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर लेते हैं। तो यही मैंने इन दोनों की बात सेम हो गई कि दोनों ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस में ग्रो करते हैं। इसे मैंने एरो टॉलरेंट का नाम दिया और इसे फैकल्टेटिव एनारोब्स का नाम दिया। डिफरेंस क्या है? दोनों ही मतलब सेम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट बात जैसे नाम से पता चल रहा है एरो टॉलरेंट है,
कि मतलब ऑक्सीजन को टॉलरेट कर रहे हैं, बट इनका जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जो इनकी एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है वो डिफरेंट है। ठीक है, कि इसका जो एरो टॉलरेट एनारोब्स का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन जो है टोटली एनारोबिक प्रोसेस है। ठीक है, और इसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। क्लास क्लियर होगा? जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्लाइड में जो मैंने पढ़ाया था कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो डिफरेंट बैक्टीरिया की डिफरेंट है। कुछ का सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बन है, कुछ की हीट जैसे लाइट है, और कुछ की जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है क्लास, इन दोनों में भी डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जो बैक्टीरिया को ग्रोथ जो पर अफेक्ट करती है, वो सेकंड गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑल बैक्टीरिया रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है क्लास, बैक्टीरिया को जो सेकंड गैस चाहिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ बैक्टीरिया को है वो इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और जो बैक्टीरिया हाई कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं, उन्हें कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया की एक मैंने एग्जांपल इधर बताई है, ब्रूसेल्ला अबोर्टस। ठीक है, जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जो है वो ग्रो करते हैं। क्लियर क्लास? उसके बाद लास्ट पॉइंट जो था, मतलब सेकंड लास्ट है ये, पीएच। पीएच आप लोग सब ने बता दिया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया क्लासिफाइड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ पीएच फॉर देयर बेस्ट ग्रोथ। अब पीएच की रिक्वायरमेंट की बेस पर भी बैक्टीरिया को 3 में क्लासिफाइड डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स एंड अल्कलीफाइल्स। एसिडोफाइल से एस्टिक से पता चल रहा है कि जो कि एस्टिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। तो हमारी जो नॉर्मल पीएच वो क्या है, 7 है। तो 7 से जो बिलो हैं वो सारे जो है एस्टिक इन्वायरमेंट में आएंगे, और जो 7 से ज़्यादा पीएच हो जाए तो वो अल्कली इन्वायरमेंट होता है। तो जो बैक्टीरिया 5.5 पीएच से कम पर सर्वाइव करते हैं उन्हें एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया कहते हैं। ओके क्लास, जो न्यूट्रोफाइल्स हैं वो जस्ट 5 to 8 पीएच, और मोस्ट पैथोजेनिक, क्योंकि हमारा बॉडी का पीएच जो है वो 7 है, मतलब ये इस हमारी बॉडी की रेंज पे जो हमारा पीएच है उसमें जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं उन्हें न्यूट्रोफाइल्स बैक्टीरिया कह रहे हैं, और मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रोफाइल्स हैं। तो क्लास आपने देखा होगा कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, बैक्टीरिया हमें क्यों डिजीज़ ज़्यादा काज करते हैं, क्योंकि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, जो हमारी पीएच है, वो बैक्टीरिया के लिए रिक्वायरेबल है। मतलब सबसे ज़्यादा सूटेबल पीएच भी वही उसे करती है, टेम्परेचर भी वही उसे सूट कर रहा है। उसके बाद थर्ड जो है वो अल्कली फाइल्स है। जो बैक्टीरिया 8.5 पीएच से ज़्यादा पीएच पर सर्वाइव करते हैं उन्हें अल्कली फाइल्स बैक्टीरिया कहते हैं। क्लास क्लियर है? इनकी तीनों टाइप्स, एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स और अल्कली फाइल्स, ये 3 नाम आप लोग को पता होने चाहिए, और पीएच पता होना चाहिए। पीएच जो है 5.5 से कम है तो वो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं 5 to 8 पीएच पर उन्हें न्यूट्रोफाइल्स कह रहे हैं, जो 8.5 पीएच से अबव सर्वाइव कर रहे हैं उन्हें अल्कलीफाइल्स कह रहे हैं। जी, ये हमारी पीएच है 7.35 to 7.45, तो ये उसी रेंज में आ रहा है ना, 7.45 और 8, क्लियर, मतलब ऑलमोस्ट करीब करीब है। तो यहाँ भी रेंज बताई गई है 5 to 8, तो ये हमारी बॉडी की पीएच के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर इनको भी वही रिक्वायर्ड होती है ऑलमोस्ट। उसके बाद लास्ट पे जो है ऑस्मोसिस, सेल इन्वायरमेंट, मतलब उसे किस तरह का सर्वाइवल, सेल्स की कंसंट्रेशन के बारे में बताया गया है कि उसे कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, आइसोटोनिक चाहिए या हाइपरटोनिक चाहिए या हाइपोटोनिक चाहिए बेसिकली इन्हें तीनों ही होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, कुछ हाइपर में, कुछ हाइपो में। तो इनके आप लोगों ने सारा डिटेल में पढ़ा होगा कि आइसोटोनिक, आइसो मीन क्या होता है, सेम, टोनिक मीन इन्वायरमेंट कौन कौन सा, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कंसंट्रेशन जिसमें सेम हो उसे आइसोटोनिक कहते हैं। सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, ये आप लोगों ने डिफरेंट मतलब टर्म्स पढ़ी होंगी। सोल्यूट्स में डिफरेंट सेल्स वगैरह आ गए हैं, और सॉल्वेंट जो कि वाटर है, वाटर की कंसंट्रेशन और सोल्यूट की सेम है तो उससे
आइसोटोनिक कह रहे हैं। और हाइपरटोनिक में क्या होता है, सोल्यूट कंसंट्रेशन इज़ हायर देन वाटर, मतलब सेल्स की कंसंट्रेशन जो है वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए उसे हाइपरटोनिक है हाइपरटोनिक कह रहे हैं। उसके बाद थर्ड टाइप जो है वो हाइपोटोनिक है। हाइपो मीन कम, टोनिक मीन कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन इज़ हायर देन सोल्यूट। इसमें हाइपो मतलब सेल्स की कंसंट्रेशन जो है वो वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए उसे हाइपो कह रहे हैं। हाइपर मीन इंक्रीज, मतलब ज़्यादा होना, हाइपर मीन हायर होता है, ठीक है। आइसो मीन सेम, हाइपर मीन ज़्यादा। पर अब ये भी बात याद रखनी है कि किस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, वाटर की ज़्यादा है या सोल्यूट की ज़्यादा कंसंट्रेशन है। इन टर्म से ये तो पता चल रहा है कि आइसो मीन सेम है, दोनों के सेम है, ठीक है, क्लियर हो गया। बट हाइपर में किस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की या सेल्स की, तो किस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, सोल्यूट के बेस पे आप कर लें, ठीक है। सोल्यूट कंसंट्रेशन इज़ हायर देन वाटर, और हाइपर में कर लें कि सोल्यूट कंसंट्रेशन इज़ लोअर देन वाटर। किस बेस पे आप लोगों ने ये पहले याद रखे हुए हैं, सेल कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूट कंसंट्रेशन के बेस पे या वाटर कंसंट्रेशन के बेस पे, किस चीज़ की, मतलब हाइपर ज़्यादा तो है पर किसकी ज़्यादा है, वाटर की या सेल्स की कंसंट्रेशन। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, सेल के बेस पे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हाइपर में सेल्स मतलब सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हाइपो में कम है। तो लास्ट इसमें बात क्या है, चलें वाटर कंसंट्रेशन कर लें। जिसको जैसे इजी है वो वैसे ही कर ले। सोल्यूट की बेस पे वैसे बेहतर होता है हाइपर में कि इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और हाइपर में इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है। दोनों इजी है, ये आप लोग का अपना माइंड है कि आप लोगों ने किसकी बेस पे याद रखना है। उसके बाद ये बताया गया है कि मोस्ट बैक्टीरिया रिक्वायर आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ, ठीक है क्लास का, मतलब उसका फेवरेबल इन्वायरमेंट कौन सा होगा, जो कि आइसोटोनिक सेल होंगे या फिर हाइपोटोनिक होगा। ओके क्लास, ये मेरी लास्ट स्लाइड थी, इसमें मैंने बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड जो भी अपनी ग्रोथ के लिए जो जो फिजिकल कंडीशंस चाहिए, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स चाहिए या एनर्जी सोर्स चाहिए, उन तीनों के बारे में एक्सप्लेन किया है। इसे रिपीट करने की ज़रूरत है। क्लास बताएं, मैं रिपीट करूं। तो क्लास जस्ट मैं इसी स्लाइड्स पर जस्ट आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पर, फिजिकल कंडीशनल रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड कर रही है। न्यूट्रिशन में सबसे पहले जो उसे रिक्वायर्ड है वो मैंने आप लोग को बताया था कि उसे एक एनर्जी का सोर्स चाहिए। वो 3 टाइप का मैंने सोर्स बताया कि लाइट उसका सोर्स है, इसके अलावा कार्बन उसका सोर्स है, इसके अलावा थर्ड जो सोर्स है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के इसमें एनर्जी के सोर्सेज हैं। और सेकंड मैंने ये बताया क्या चीज़, क्या पूरा लिखना होगा, दोबारा से रिपीट करें, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर ये बैक्टीरिया रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया फॉर ग्रोथ आ जाए तो जस्ट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आपने लिखनी है। जस्ट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में इसका सोर्स ऑफ एनर्जी लिख दें और साथ में लिख दें कि कौन कौन से डिफरेंट मिनरल्स चाहिए, इसके अलावा और कोई ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए, वाटर चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली जो उसे चाहिए। और साथ में कंडीशनल इन्वायरमेंट्स में अगर डिटेल लिखना पूरा होता है, बाकी ये टाइम डिपेंड करता है टाइम आपके पास कितना है। अगर फिज़िकल कंडीशंस में जस्ट आप ये लिख दें कि उसे सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, सूटेबल गैसेस चाहिए और सूटेबल जो है वो पीएच चाहिए, ठीक है, और सूटेबल जो है वो सेल्स इन्वायरमेंट चाहिए। अगर टाइम नहीं है
तो इसमें बंदा ये 4 हेडिंग्स के साथ सूटेबल नाम लिख देते हैं ना, सूटेबल, रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर क्या है, रिक्वायर्ड पीएच क्या है, रिक्वायर्ड गैसेस कौन कौन सी हैं। तो ये वैसे तो उसके सारा ही बनता है। और अगर ये वाला ऊपर वाला तो डिटेल में लिखना ज़रूरी है ना कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। न्यूट्रिशन में ये सारी बातें लिखनी है। उसके बाद मैंने ये सोर्स ऑफ मैटर फॉर बिल्डिंग एडिशनल सेल्स में मैंने ये डिफरेंट सोर्सेज, ये 6 जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आए थे, ट्रेस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए, इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स बताए और वाटर का बताया। उसके बाद मैंने फ़िज़िकल कंडीशंस रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। फ़िज़िकल में मैंने बताया कि उसे सूटेबल टेम्परेचर कौन सा चाहिए। उसमें मैंने 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में उसे डिवाइड किया, साइक्रोफिलिक, मेसोफिलिक और थर्मोफिलिक। सबसे पहले जो कम टेम्परेचर पर सर्वाइव कर रहे थे उन्हें साइक्रोफिलिक कहा, जो हमारे बॉडी 20 to 40 डिग्री पर सर्वाइव कर रहे हैं उन्हें मेसोफिलिक कहा है। ओके क्लास, साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये भी मूव करूं। ये एनर्जी मैंने बता दिया है कि उसके 3 सोर्सेज हैं मेन। थर्ड मैंने बताया कि उसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये डिफरेंट टाइप्स हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की और ये उनके फंक्शंस के बारे में मैंने बताया हुआ है। कैल्शियम का फंक्शन क्या है, पोटाशियम का फंक्शन क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का फंक्शंस क्या है, आयरन का फंक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने माइक्रो की कुछ एग्जांपल्स किए हैं और उनके फंक्शंस बताए हैं। फिर मैंने बताया ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स मैंने बताए हैं कि जो उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, बट वो कैपेबल नहीं है कि वो इनको सिंथेसाइज कर सके, तो वो आउटसाइड द बॉडी जो है उसे रिक्वायर्ड होते हैं, उसे मस्ट प्रोवाइड करनी होती हैं। तो इसमें मैंने बताया कि कौन कौन से बायोटीन है, फॉलिक एसिड है, राइबोफ्लेविन B2 है और थायामीन है B1। ये अपनी इसे ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा और इससे क्या रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है। इन सब के अलावा वाटर रिक्वायर्ड है। उसके बाद मैंने फ़िज़िकल बता दिया, टेम्परेचर के बारे में बताया है, टेम्परेचर की बेसिस पे उसकी क्लासिफिकेशन बताई है। गैसेस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। उसके बेस पे मैंने ऑक्सीजन की बेस पे जो है वो क्लासिफिकेशन की है, वो है ऑब्लिगेट एरोब्स, माइक्रो एरोफिलिक्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स, एरो टॉलरेंट और फैकल्टेटिव एनारोब्स है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबको चाहिए होती है, सब बैक्टीरिया को अपनी सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जिन्हें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए उन्हें कैप्नोफिलिक कहते हैं। और उसमें एक एग्जांपल मैंने दिया ब्रूसेल्ला अबोर्टस। उसके बाद मैंने पीएच के बारे में बताया है। पीएच जो है वो उसे 3 टाइप्स की, पीएच की बेस पे उनकी 3 क्लासिफिकेशन है। एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया हैं, न्यूट्रोफाइल्स बैक्टीरिया हैं और अल्कलीफाइल्स हैं। जो 5.5 पीएच पर या इससे कम पर सर्वाइव कर रहे हैं उन्हें एसिडोफाइल्स कह रहे हैं। जो 5 to 8 पीएच पर सर्वाइव कर रहे हैं उन्हें न्यूट्रोफाइल्स कह रहे हैं। और बेसिकली इन सब की रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट पीएच है, सही है। बट मोस्टली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनकी रिक्वायरमेंट जो पीएच की है वो 5 to 8 पीएच है। अल्कली फाइल्स जो हैं वो 8.5 पीएच पर या इससे ज़्यादा पर सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट जो उसे चाहिए उन्हें आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट चाहिए। ओके क्लास, क्लियर है? इसके अलावा कुछ और आप लोग पूछना चाहें? हेलो, ओके क्लास। एक किसी ने मुझसे पूछा है व्हाट आर बायोटिन्स। तो बायोटिन्स भी क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन की डिफरेंट टाइप्स आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है वाटर सॉल्युबल्स होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल नहीं होते। तो ये जो बायोटिन है ये भी बेसिकली विटामिन बी है, ठीक है। तो उसकी एक टाइप है बायोटिन, जो मैंने इसको बताया कि इन्हें ग्रोथ फैक्टर्स में इंक्लूड है। ओके क्लास, में अब आप लोगों की जो है अटेंडेंस मार्क कर लूँ।
बायोटिन का क्लियर है। वाटर सॉल्युबल विटामिन है बी का। विटामिन बी के जैसे डिफरेंट मैंने टाइप्स इधर बताए थे, विटामिन B1, B2, बायोटिन, B12, ऐसे डिफरेंट टाइप्स हैं ये।
इसके पिक्चर जो कहते हैं